नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हेयर फॉर हेयर ग्रो ब्रांच कोलकाता में हूँ। क्या आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है जो कि आपका क्राउन एरिया को अफेक्ट कर रहा है और आप इसमें ट्रांसप्लांट करने का सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हम क्राउन एरिया की बॉल्डिंग बहुत बार देखते हैं, स्पेशली अगर आपको ग्रेड 4 से ज़्यादा बॉल्डनेस है या तो फिर आपको ग्रेड 3 वर्टेक्स पैटर्न का बॉल्डनेस है। बहुत बार पेशेंट आते हैं क्राउन एरिया के ट्रांसप्लांट के लिए। आप क्राउन एरिया ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है कि क्या आपको क्राउन एरिया के साथ साथ स्कैल्प की और हिस्सों में भी बॉल्डिंग है कि नहीं, जैसे कि फ्रंटल स्कैल्प में, मिड स्कैल्प में भी बॉल्डिंग है कि नहीं क्राउन एरिया के साथ साथ। अगर ऐसा है तो आपको पहले फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरिया का ट्रांसप्लांट में फोकस करना चाहिए। क्यों ऐसा है कि हम फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन ये तीनों जोन्स को एक ही साथ में ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका डोनर एरिया बहुत प्रेशियस है और लिमिटेड है। एक बार जो ग्राफ्ट निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा रीग्रो नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपको ये तीनों जोन्स में बॉल्डिंग है, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन, तो पहले आपको फ्रंटल और मिड स्कैल्प का ट्रांसप्लांट में फोकस करना है और बाद में मान लीजिए 6-7 महीने बाद कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर 1 साल बाद डोनर एरिया को फिर से असेस करके आप सेकेंड सेशन में क्राउन का ट्रांसप्लांट का प्लानिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको मान लीजिए ग्रेड 3 वर्टेक्स पैटर्न है, जिसमें से फ्रंटल और मिड स्कैल्प के जो बाल है वो मोटा मोटी ठीक रहता है, उसमें डेंसिटी ठीक रहती है, पर जो क्राउन एरिया है, जो वर्टेक्स, जो क्राउन एरिया है, ये एरिया में आपको बॉल्डनेस पहले दिखाई देती है। तो इन केसेस में आप क्राउन का ट्रांसप्लांट पहले प्लान कर सकते हैं। पर इन केसेस में भी आपको डोनर एरिया हमको बहुत जुडिशियसली यूज करना रहता है, बिकॉज ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस अगर क्राउन से स्टार्ट हुआ है, जरूरी नहीं है कि यहीं तक सीमित रहे, ये धीरे धीरे आपका फ्रंटल एरिया में भी प्रोग्रेस करेगा। तो हमको जो डोनर एरिया में जो बाल है उसको बाद के लिए, फ्यूचर के लिए अगर फ्रंटल और मिड स्कैल्प में सर्जरी लगेगा तो उसके लिए भी हमको उसको बचा के रखना है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे फिनेस्टेराइड, मिनॉक्सिडिल, ये सब मेडिसिन क्या करते हैं, आपके मिड स्कैल्प और स्पेशली क्राउन एरिया के बालों को इम्प्रूव करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए प्रूवन है। सो मेडिसिन बेस्ट आपका काम करता है क्राउन एरिया में। सो अगर आपको फ्रंटल, मिड स्कैल्प, क्राउन इन तीनों में बॉल्डनेस है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, फ्रंटल और मिड स्कैल्प में सर्जरी करा के क्राउन एरिया को जितना हो सके आप दवाइयों से मेंटेन करके, इम्प्रूव करके, फिर बाद में उसका ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर है कि जो क्राउन एरिया है, आपका एक स्फीयर है। स्फीयर का मतलब होता है एक बॉल जैसा है ना। तो इसके कारण क्या होता है, जो क्राउन का एरिया बहुत बड़ा होता है आपके फ्रंट और मिड स्कैल्प के तुलना में। ये एक मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर जैसा स्पेस है, और ये जो क्राउन है वो एक स्फीयर है। तो कोई भी जो गोल चीज होती है उसकी एरिया बहुत बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एरिया बहुत है, बड़ा है, तो इसमें आपको वो अच्छा डेंसिटी देने के लिए ग्राफ्स के जो नंबर है वो भी ज्यादा लगेंगे फ्रंटल और मिड स्कैल्प के कंपैरिजन में। देन अनदर फैक्टर इज जो क्राउन एरिया का जो ट्रांसप्लांट है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। क्यों ट्रिकी रहता है? बिकॉज आप एक नॉर्मली भी जिसको देखिए, जिनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं होता है, जिनका हेयर अच्छा खासा रहता है, उनका अगर आप क्राउन एरिया देखेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि क्राउन एरिया में स्कैल्प थोड़ा विजिबल होता है ये सामने का एरिया से। सो जो क्राउन एरिया है, वो क्यों थोड़ा सा आपको लगेगा डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, है ना, कम रहता है। क्यों डेंसिटी कम नहीं रहता है, पर आपका एक्चुअली क्या होता है,
जो क्राउन एरिया का हेयर का जो अरेंजमेंट होता है, जो डायरेक्शन होता है, जो एंगल होता है, वो थोड़ा ट्विस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पैटर्न। सो जो ये जो क्राउन एरिया का जो वर्ल्ड पैटर्न में जो नॉर्मली जो भगवान ने जैसे बनाया है, वो वर्ल्ड पैटर्न में बनाया है ना? तो इसके चलते आपको ऐसे नॉर्मल, जिसको जैसे मैंने बोला, जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं भी है, उनको उनमें भी आपको लगेगा कि थोड़ा स्कैल्प विजिबल है, थोड़ा सा डेंसिटी कम है। सो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हमको भी इसी नेचुरल एंगल और डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी हम थोड़ा सा वर्ल्ड पैटर्न में ही ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसके चलते क्या होगा, आपको हो सकता है थोड़ा सा डेंसिटी कम लगे आपको फ्रंटल और मिड स्कैल्प के तुलना में, है ना? फिर ये हुआ आपका फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान रखना है ट्रांसप्लांट करने से पहले। और मान लीजिए आपका ट्रांसप्लांट हो गया है ना, तो आफ्टर केयर भी जो क्राउन एरिया का जो ट्रांसप्लांट का आफ्टर केयर है, वो भी थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो क्राउन एरिया है वो आपका पीछे की तरफ है। जो ग्राफ्स लगाए हैं वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, स्पेशली जिस दिन सर्जरी रहती है, जिस दिन आपका एरिया स्कैल्प में एनेस्थीसिया लगा रहता है, वो एरिया सुन रहता है, तो आपको हो सके पीछे पता ना चले। आपने पिलो में सोते हुए बहुत ध्यान से सोना है, मान लीजिए कहीं सीलिंग पे लग गया, कहीं आपका डोर में लग गया, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट के बाद। सो अगर आप क्राउन एरिया के ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, क्राउन एरिया में बॉल्डनेस है, और ये सब चीजें आपको कंसिडर करना है ट्रांसप्लांट से पहले। एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो पेशेंट चाहते हैं क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट करने, बट देन एक चीज आपको ख्याल रखना है कि जो क्राउन एरिया है वो कॉस्मेटिकली लेस सिग्निफिकेंट है आपका फ्रंटल और मिड स्कैल्प के कंपैरिजन। क्योंकि जो फ्रंटल और मिड स्कैल्प है वो सामने से दिखता है, जो बॉल्डनेस होता है फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वो एकदम सामने से दिखता है। क्योंकि क्राउन एरिया ऐसी जगह में है, पीछे की तरफ है, वो उतना ज्यादा नहीं दिखेगा, है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा कॉस्मेटिकली लेस सिग्निफिकेंट है। तो जब भी आप क्राउन का ट्रांसप्लांट करने का सोचें, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, और जो भी सर्जन आपका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनसे अच्छे से डिस्कस करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले क्राउन ट्रांसप्लांट का। थैंक यू।